3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू। वार्ड 39 इंद्रप्रस्थ नगर की 2 कॉलोनियों में पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य का विधायक अनीता बघेल ने किया श्री गणेश। बुधवार को वार्ड नंबर 39 बंसीवाला रोलिंग मिल के पीछे इंद्रप्रस्थ नगर ज्ञान ज्योति स्कूल के पास पानी की पाइपलाइन डालने के कार्य का श्री गणेश, दक्षिण विधायिका अनीता बघेल, क्षेत्रीय पार्षद निर्मला शर्मा, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा की सदारत में विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नाली और पेयजल पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व इंद्रप्रस्थ नगर की 2 कॉलोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई थी। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता अनु मित्तल के आग्रह पर इंद्रप्रस्थ नगर की इन 2 कॉलोनियों में भी स्टील की पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया गया। पेयजल पाइपलाइन डल जाने से यहां वर्षों से चली आ रही कम प्रेशर की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा और लोगों को पर्याप्त मात्रा में बीसलपुर परियोजना का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। Audio Jungle. इंद्रप्रस्थ नगर की ये 2 गलियां हैं। इससे पहले इंद्रप्रस्थ नगर के आगे वाले हिस्से में हमने पानी की लाइन भी डाली थी, सड़क भी बनाई थी। और यहाँ ये हमारे अन्नू मित्तल भैया रहते हैं, इनके आग्रह पर मैंने ये पिछले ही साल सड़कें बनाई थी। और अब फिर इनका आग्रह है कि हमारे पानी की समस्या है, पानी की लाइन डलनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंद्रप्रस्थ नगर की दोनों कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली जा रही है। मुझे लगता है कि पानी की लाइन डालने के बाद में जो पानी की समस्या है, जो पानी के प्रेशर की समस्या है, वो पानी के प्रेशर की समस्या का समाधान हो पाएगा और अच्छे प्रेशर से पानी मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी में जो ग्रेविटी से पानी जाता था, वो ग्रेविटी से पानी की बजाय अब जो पानी जाएगा वो उच्च जलाशयों से जाना प्रारंभ होगा। तो जो पानी के प्रेशर की समस्या उसका भी समाधान होगा और अधिक मात्रा में तय समय में पानी इनको उपलब्ध हो पाएगा। तो इस विकास के कार्य से मुझे लगता है कि कॉलोनी में अब भविष्य में पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये मैंने बताया ना कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है और 20 करोड़ रुपए की लागत में ये समस्त कार्य जो हो रहे हैं वो 20 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाएंगे। गुजर वार्ड 39 से यहाँ पे बहुत समय से पानी की समस्या थी, वो अनीता बघेल जी की तरफ से अभी पूरी की जा रही है। पानी की बहुत सी समस्याएं थी, अब राहत मिल रही है लोगों को और ये मैडम की तरफ से ही हो रही है सभी सुविधाएं। वार्ड नंबर 39 है। 7 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। इस बार भी नहीं होंगे सार्वजनिक आयोजन। इस साल चतुर्थी का क्षय होने की वजह से 8 दिन के होंगे नवरात्र। शारदीय नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते इस साल भी नगर निगम द्वारा नवरात्र और दशहरा महोत्सव का आयोजन नहीं कराया जा रहा। सरकार की ओर से अभी तक कोई नई गाइडलाइन नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के आदेशों का हवाला देकर नवरात्र व दशहरा महोत्सव के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते ना तो आयोजन होंगे, ना ही आतिशबाजी के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ना ही त्योहारों पर कोई आतिशबाजी की जा सकेगी। कल से नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रा के दौरान लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजन आदि करते हैं। राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन की पालना की सबसे अपेक्षा की जाती है और किसी भी प्रकार की गैदरिंग के ऊपर सरकार ने अभी रोक लगा रखी है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा, ज़िले के निवासियों से मेरी अपील है
कि शांतिपूर्वक अपने घर में अपनी पूजा आदि करके और नवरात्रा मनाएं और कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करें और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइन का पूरी तौर से पालन करें। दशहरे के ऊपर भी जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए कहीं भीड़ भाड़ नहीं करें और गाइडलाइन की पालना करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को त्यौहार को मनाएं। सभी को जिले वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही जो है अपने स्वास्थ्य को और सरकार की जो नियमावली है उनकी पालना को भी सुनिश्चित करें। ये सभी से अपील है। ये सारी चीज़ें उसमें गाइडलाइन में समाहित होगी कि जो है उसमें अनावश्यक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम। अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पटाखों को लेकर सरकार ने रोक लगा दी है, तो सरकार की रोक को ध्यान में रखते हुए और उसकी पालना सुनिश्चित करने की सभी से अपेक्षा की जाती है। वहीं माता भक्तों ने घरों में माता को विराजित कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने का निश्चय किया हुआ है, जिसके चलते विभिन्न चौराहों सड़कों के किनारे माता की छोटी से लेकर बड़े कद की मूर्तियां बिक्री के लिए तैयार हैं। मूर्तिकारों ने बेहद आकर्षक रंग रोगन कर माता का आकर्षक श्रृंगार कर मूर्तियों को तैयार किया है, ताकि वह अपने भक्तों को लुभाकर उन मूर्तियों को बेच सकें। मूर्तिकार दिनेश ने बताया कि पिछले 2 साल से काफ़ी कम मात्रा में मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत मूर्तियों की बिक्री नहीं हो पा रही। इस बार भी सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिए जाने के चलते बड़े कद की मूर्तियों की बिक्री बिल्कुल ही नहीं हो रही। वहीं मिट्टी की मूर्तियां 3 फुट से ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते और उनका टूटने का भी डर रहता है, लिहाजा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ही ज़्यादा बनाते हैं, जिनका मूल्य 100 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक है। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन आज तक मूर्तियों की बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। अभी तो मूर्तियाँ तो बनाते हैं पर अभी जो जैसे बिकती है उस तरीके से अब की साल नहीं बिक रही है, और अब की पहले से बहुत ही कम बनाई है। जैसे पहले उससे आधे से भी आधा मूर्ति निकाला है और ग्राहक अभी इतना चल नहीं रहा है। रेट तो अब देखा जाए तो ये 100 से स्टार्टिंग है, 4000 तक है। अब ग्राहक को सस्ती भी चाहिए, तो उस हिसाब से अब सस्ती तो कहाँ से, मेहनत 5-5 6-6 महीने इसमें मेहनत जुड़े हुए रहते हम, और फिर वो पैसे मिलते नहीं तो फिर हम भी नहीं बेचते हैं और घर पे पड़ी रहती है। बस कम से कम इसमें 8 महीने लगते हैं, कम से कम 8 महीने से पहले लग जाते हैं। वो तो कहाँ निकलेगा, अभी ग्राहक आएंगे तो निकलेगा ना, ग्राहक तो आ ही नहीं रहे, कहाँ से बिकेगी तो पैसे भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा ना। बिकी तो नहीं रहा है, अगर बिकता तो उससे चलो पैसे भी निकल जाते और अपना बच भी जाता। उम्मीद तो है अगर बिक जाए तो ठीक, नहीं तो वापस ले जाके रखेंगे। पेरिस की है मिट्टी का, अभी इस साइज का 3 फुट की मूर्ति का 4500 रुपये। ये पेरिस की मूर्ति इसकी 1100 रुपये रेंज बताते हैं 3 फुट की, और वो मिट्टी की है 4500 की बताते हैं। अब कहीं ले भी जाएंगे तो वो खंडित हो जाती है, टूट जाती है। ये टूटती नहीं है, थोड़ी मजबूत में रहती है। ये क्या थोड़ा विसर्जन होने में क्या ये थोड़ा टाइम लगता, उसमें टाइम नहीं लगता, बस इसमें टाइम लगता, उसमें टाइम नहीं लगता। वहीं सड़क किनारे भगवान के चित्र बेचकर रोजी रोटी कमाने वाले भूपेंद्र ने बताया कि इस बार भी अच्छी आमदनी होने की कम ही उम्मीद नजर आ रही है। लोगों में कोरोना वायरस और त्योहारों के प्रति उत्साह कम होने से बाजार उठता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही लोग खरीदारी करने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद है आज अमावस्या की शाम तक कुछ थोड़ी बहुत ग्राहकी होगी, क्योंकि गुरुवार सुबह से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, लेकिन नवरात्र पर भी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा होने से बिक्री कम ही होने की उम्मीद नजर आ रही है। सर हम हर साल दुकान लगाते हैं नवरात्रि में, नवरात्रि के 2 दिन पहले दुकान लगाते हैं तो ख़रीदारी चालू हो जाती है, और अभी हमने कल से दुकान लगाना चालू करा है, लेकिन कल से मतलब हमारा अभी कुछ हुआ नहीं है धंधा पानी। अब आज बैठे हैं दुकानदार सभी तरह के, मूर्ति वाले हैं, हम हैं। पिछले साल तो अच्छा माल बिका था, इस बार क्या गणेश चतुर्थी बेकार गई थी हमारी, गणेश चतुर्थी में भी कोई धंधा नहीं हुआ। अभी देखते हैं शाम को, कल नवरात्र स्थापना है तो हो सकता है शाम को मार्केट हमारा चल रहा है। सर हमारे माता जी की और भी तरह की बालाजी वगैरह सारे भगवानों की मूर्तियाँ, तस्वीर है, फ्रेम है, पोस्टर है, सभी लेकर के आते थे।
अभी बैठे हुए हैं, देखो शाम तक अपना जो आए ग्राहक वगैरह तो चलेगा हमारा धंधा पानी। कल स्थापना है नवरात्रि की और आज मावस की वजह से थोड़ा हो सकता है कि शाम को पब्लिक आए लेने की। सर नवरात्रि है तो अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पब्लिक के पास में पैसा भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी 9 दिन माता जी बैठाता है तो खर्चा पानी भी उसको चाहिए, 9 दिन में उसको भोग विलास लगाना है, आमदनी कम है, तो उसके हिसाब से देखो अभी क्या होता है। भले ही सरकारी प्रतिबंध लगे हों, लेकिन आस्था पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा लोग घरों में पूरी लगन और आस्था के साथ माता को 9 दिनों तक विराजित कर पूजा अर्चना करेंगे। इसी को लेकर केसरगंज गंगेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी व ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 7 अक्टूबर गुरुवार से होने जा रहा है। इस बार चतुर्थी और पंचमी एक होने से एक तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए नवरात्र घट रहा है। लिहाजा नवरात्र 8 दिन के होंगे। प्रथम नवरात्र गुरुवार को मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना से प्रारंभ होगा। घट स्थापना का समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक, 11:30 बजे से 3 बजे तक, श्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त में 11:51 से 12:32 तक है। शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक भी घट स्थापना की जा सकेगी। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार 15 अक्टूबर को संपन्न होंगे। इस साल चतुर्थी का क्षय होने की वजह से नवरात्र 8 दिन के होंगे। महाअष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी और महानवमी 14 अक्टूबर गुरुवार को व 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। Audio Jungle. इस बार नवरात्रि जो शुभ संवत 2078 सालिबान साकिक 1943 में आसोज अश्विन मास के जो नवरात्रि लग रहे हैं, सद नवरात्रि वे 7 तारीख से 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन एक नवरात्रा कम पड़ रहा है, चौथ और पंचमी शामिल पड़ रही है, तो इसलिए एक नवरात्रा घट रहा है। तो घटता हुआ नवरात्रा शास्त्र वेद शुभ नहीं माना जाता। इसमें भगवती की पूजा, जगदम्बा की पूजा विशेष शुभकारी होती है। इसमें माता जी के जो नव दुर्गा रूप है, दुर्गा सप्तचंडी का, दुर्गा नवचंडी का पाठ होता है, पूजन होता है और हवन यज्ञ किया जाता है। इसमें भगवती की पूजन कर कर ज्वारे बोए जाते हैं। भगवती की सुबह और प्रातःकाल और सायकाल जोत ली जाती है। देवी शक्ति रूप में होती है, मंगल रूप में होती है और कल्याण रूप में होती है। तो प्रथम शैलपुत्री होती है जो मंगल और कार्य को, शुभ कार्य को पूर्ण करती है। इस तरह भगवती के 9 दिवसीय पूजन के द्वारा सब मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण होती है। नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 13 तारीख की दुर्गाष्टमी है, 14 तारीख की रामनवमी और 15 तारीख का दशहरा है। ये जो नवरात्रा घटता है वो 7 वेद तो शुभ नहीं होता, लेकिन प्रभु सबका कल्याण करे ऐसी हमारी मंगल भावना है कि जो नवरात्रा घटता है वह शुभ नहीं होता है। और भगवती जो सवारी है वह मंगल रूप में है, इस बार कल्याण रूप में। जो जितनी भी विघ्न आ रही है, महामारी आ रही है, रोग आ रहे हैं, उनका नाश होगा। हाँ, इसमें घट स्थापना का प्रातःकाल 7 अक्टूबर गुरुवार को एक तो 6:30 बजे से लेके और 8 बजे तक का टाइम है। उसके बाद 11:30 बजे से लेके दिन में 3 बजे तक का टाइम है। उसमें अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेके और 12:32 का श्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त है उसमें। और सायकाल को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर देहात ने फूंका बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का पुतला। संवैधानिक पद पर रहते हुए कांग्रेस के आकाओं को खुश करने के लिए राजनीति के लगाए आरोप। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर जिला देहात के जिलाध्यक्ष हारून खान के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बोर्ड ऑफिस के बाहर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। जिला अध्यक्ष हारून खान ने बताया कि रीट परीक्षा में धांधली पर पर्दा डालने के लिए जिस तरीके से बेतुके और अमर्यादित बयान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ दिए हैं, वे बहुत ही निंदनीय हैं। उनके इन बयानों से भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित है और गुस्से में है। अगर बोर्ड अध्यक्ष जारोली ने माफ़ी नहीं मांगी तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इन्हें सड़क पर निकलने नहीं देगा और जगह जगह उग्र प्रदर्शन करेगा।
हारून खान ने कहा कि गहलोत सरकार अब जनता का भरोसा खो चुकी है। सरकार में बैठे अपने चमचों से अनर्गल बयान दिलवाकर अपनी कमियों को ढकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे राजस्थान की जनता किसी भी हालत में अब बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला अध्यक्ष हारून खान ने बताया कि अगर रीट परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ तो अधिकारियों को क्यों हटाया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष सिर्फ बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि रीट के पेपर लीक हुए हैं और पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर लीक के तार कहां से जुड़े हुए हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष जारोली अनर्गल और तथ्यहीन बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उन्हें सलाह है कि वे अपने राजनीतिक बयानबाजी से बाज आएं। Audio Jungle. देखिए, कल जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सूबे के सदर सतीश पूनिया जी के खिलाफ झूठ का एक खेल खेला है, एक गलत जो बयानबाजी करी है, उसे लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान, अजमेर शहर और अजमेर देहात के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा राजनीति करने का शौक है तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और खुले मैदान में आकर लड़ाई लड़िए। ये आप ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठकर अगर आप ऐसी गलत बयानबाजी करेंगे तो हमारे राज्य में एक गलत परंपरा का चलन आ जाएगा और जो पदों पर संवैधानिक पर बैठे हैं वो भी बयानबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त कीजिए, वरना आगे आने वाले समय में आप ऐसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए कि फिर इन पदों पर बैठे लोग भी राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। जहाँ तक रीट का मसला है, शुरू में राज्य सरकार ये कहती रही है कि रीट कहीं लीक नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी बराबर ये कहती रही है कि रीट हो या नीट हो या सब इंस्पेक्टर हो, ये सारे पेपर लीक हुए हैं। आज बाकायदा सुबह से आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को चला रहा है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने और कुछ मंत्रियों ने माना है कि रीट कहीं ना कहीं लीक हुआ है। जब कहीं ना कहीं लीक हुआ है तो ये कुछ बच्चों के पास गया है, कुछ बच्चों का फ़ायदा हुआ है, तो बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ है। जब बहुत से बच्चों को नुकसान हुआ है तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, न्यायपालिका से भी गुजारिश करूंगा कि हमारी न्यायपालिका इसमें प्रसंज्ञान ले। हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे बच्चे सुसाइड, परसों भी एक बच्ची ने सुसाइड किया है क्योंकि उसका ये पेपर बिगड़ा है और उसने सुसाइड इसलिए भी किया है, उसने लिखा है बाकायदा कि ये पेपर जो लीक हुआ है, पता नहीं इसमें मेहनत करने वाले तो कहाँ जाएंगे और जिनके पास पेपर पहुँच गया वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं मीडिया के जरिए बात राज्य सरकार तक और हमारे जो न्यायपालिका तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इसमें न्यायपालिका प्रसंज्ञान लीजिए, वरना ये पेपर लीक का मसला चलता रहेगा। कोई ना कोई पेपर ऐसे बिगड़ते रहेंगे, कोई ना कोई स्टे आते रहेंगे और ये 5 साल अशोक गहलोत जी ऐसे ही निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनका विरोध करती रहेगी इस मसले पर। और ये नीट और रीट और सब इंस्पेक्टर का जो मसला है, पूरे सूबे में हम इसको लेकर आंदोलन रहेंगे आने वाले समय में। देखिए, आज हमने यहाँ माध्यमिक बोर्ड के जो चेयरमैन है इनका पुतला फूंका है और पुतला फूंक कर हम इनको ये कहना चाह रहे हैं कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना आने वाले वक्त में बुरे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। बैंक से लोन शुदा मकान को परिवादी को बेचने के मामले में इस्तगासे से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। पाल बिचला निवासी परिवादी मनोज कछावा ने जयपुर के कुलदीप सिंह के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर अलवरगेट थाने में एक परिवाद दायर किया गया। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी पाल बिचला लक्ष्मी सदन निवासी मनोज कछावा ने एक मकान जयपुर निवासी आरोपी कुलदीप सिंह से खरीदने का सौदा तय किया, जिसके पेटे उसे 20 लाख रुपए दिए गए। लेकिन अभियुक्त ने यह मकान पहले से ही ICICI बैंक से लोन लेकर मॉर्टगेज किया हुआ है, जिसे अभियुक्त को बेचने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद उसने वर्ष 2018 में इसका सौदा कर दिया। इस मामले में न्यायालय से परिवाद मिलने पर IPC की धारा 420, 406, 465, 468, 467 और 471 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। Audio Jungle. मनोज कुमार गच्छावा जो पाल बिचला रहते हैं, उन्होंने जरिए इस्तगासा न्यायालय से एक प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे जयपुर में कोई मकान लिया था। उस मकान को पहले ही उस आदमी ने कहीं ICICI बैंक के वहाँ रेंट पे रखा हुआ था और
उसके ऊपर मुझे गुमराह करके और मुझे धोखे में रखकर मेरे नाम पे स्टाम्प करके और मेरे से 20 लाख रुपए ले लिए और उस संबंध में इस्तगासा प्राप्त हुआ है। इस्तगासा अब प्रार्थी और उनको तलब कर आगे की तफ्तीश की जाएगी। हाँ, धोखाधड़ी नहीं, चेक नहीं है, धोखाधड़ी करके पैसा ले लिया 15 लाख रुपए और पहले ही वो रेंट पे था और उस मकान को देने के अवेज में उन्होंने पैसा ले लिया। परिवादी है एक मनोज कुमार गच्छावा करके हैं, पाल बिचला के निवासी हैं। इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है जरिए इस्तगासा 156 में न्यायालय से वो इनके खिलाफ कराया है कुलदीप सिंह के नाम से, जो जयपुर का है और जयपुर में ही उनके कोई मकान है। फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी एक बेवा से मकान हड़पने का रच रही है षड्यंत्र। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी निवासी अनीशा सिंह के पति और सास की कोरोना से हो गई थी मौत। कोरोना संक्रमण ने पीड़िता अनीशा सिंह के पति और सास को छीन लिया। अब फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर उससे उसका आशियाना भी छीनने में लग गए हैं। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी में रहने वाली अनीशा सिंह ने अलवरगेट थाने में वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के नोडल अधिकारी सुनील राजवनिया, इंदर सिंह राठौड़ और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक जयंत के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि जुलाई 2020 में सुनील राजवानिया और उसके साथी इंदर सिंह ने आवास ऋण के आधार पर अन्य बैंक की ब्याज दर से कम पर लोन उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही होम लोन, बीमा कराने और ऋण प्राप्तकर्ता की बीमारी या असामयिक मृत्यु पर नॉमिनी को बकाया राशि अदा नहीं करने का भी आश्वासन दिया था। इसी बीच कोरोना संक्रमण के चलते उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद उसकी सास की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में अब बीमा कंपनी और फाइनेंस कंपनी मिलकर उसके मकान को नीलाम करने की धमकियां दे रहे हैं। वे लोग घर के बाहर नीलामी का नोटिस भी चस्पा कर गए हैं। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि परिवादिया अनीशा सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीमती अनीशा सिंह भाटी, जिसके पति स्वर्गीय गजेंद्र सिंह है, उसकी सास का नाम संतोष देवी है। इन्होंने क्या किया, संतोष देवी ने और गजेंद्र ने कोई मकान के ऊपर लोन लिया था। उनकी कोविड से एक्सपायर हो गई, जबकि इंश्योरेंस करते वक्त उस प्रार्थिया का कहना है कि हमें ये भारतीय एक्सिस बैंक से उनका भी इंश्योरेंस करवाया था और अब वो मकान को नीलाम करने की वो कर रहे हैं, जो गलत है सर। और उन्होंने हमारे साथ इस तरह से चीटिंग करके और मकान और ये फाइनेंस किया था। तो उस चक्कर में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने सुनील राजवानी नोडल अधिकारी हैं जो एक्सिस बैंक के हैं और एक वंडर फाइनेंस के कोई प्रबंधक है, उनके खिलाफ इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया कि इन्होंने हमें इस तरह से चीटिंग करके और गलत जानकारी देकर किया, जबकि उनके एक्सपायर से पहले सारी किस्तें जमा करा दी थी और अब एक्सपायर होने के बाद भी वो किस्तें मांग रहे हैं। वो लोन क्लियर हो चुका है और लोन क्लियर नहीं हो चुका है, लोन में कुछ बाकी है। उससे पहले ही जिन्होंने लोन लिया वो एक्सपायर हो गए। कितने लाख का लोन? ये 15 लाख का कोई लोन था। 10 लाख का तो उसकी सास के नाम था और 5 लाख का उसकी पति के नाम से था। दोनों कोविड से एक्सपायर हो गए। तो उस संबंध में हम तफ्तीश कर रहे हैं क्या मामला है, देखिए आगे क्या स्थिति बनती है। श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के मौके पर तीर्थ पुष्कर सरोवर के घाटों पर तर्पण व पिंडदान। पुष्कर सरोवर के तट पर श्राद्ध करने से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को मिलती है शांति। तीर्थगुरु पुष्कर सरोवर के तमाम घाटों पर पितृ अमावस्या के मौके पर पूर्वजों की आत्म शांति के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने तर्पण और पिंडदान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पुष्कर सरोवर के तमाम घाटों पर पुरोहितों ने देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए यजमानों को बिठाकर पूजा अर्चना कराई और पिंडदान व तर्पण कराकर पूर्वजों के मोक्ष के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा अनुसार पुष्कर में दान पुण्य भी किया। श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के मौके पर बुधवार को पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कार्य करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के मौके पर पुष्कर सरोवर में पितृ कार्य करने का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पुष्कर सरोवर के तट पर श्राद्ध करने से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा वे प्रसन्न होते हैं। इसी के चलते बुधवार को दिन भर सरोवर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरखों को पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। वहीं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के विशेष सहायक ज्ञानचंद जैन और फिल्म निर्देशक राजेश भट्ट ने भी अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया। Audio Jungle. आज पितृ अमावस्या का पावन पर्व है और आज के दिन सारे पितृ धरती पे आते हैं और सभी पितृ संतुष्ट करके जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव पितृ अमावस्या को तर्पण करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार आज के दिन किया, श्राद्ध और पिंडदान करके बालू मिट्टी के पिंड बनाकर। इसी प्रकार महाभारत काल में सारे पांडव और जो हैं भीष्म पितामह भी आए, उन्होंने भी अपने पूर्वजों का उद्धार किया। ज्योतिष के हिसाब से आज विशेष योग है जो 2010 में योग आया था सारे ग्रह नक्षत्रों का, आज विशेष योग आज के दिन आया है। आज स्नान करने मात्र से सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और पितरों का पिंडदान देव ऋषि पितृ हमारी तर्पण करने से उनका मोक्ष हो जाता है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि पंचतीर्थानि मोक्ष काले भवन्ति का। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सर्गच्छता आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदाम में। तो स्नान पूजा तर्पण का विशेष महत्व है। आज आशोष कृष्णा पितृ अमावस्या तिथि है, बुधवार है आज, तथा साथ ही साथ आज गज छाया योग भी बना हुआ है। अर्थात ये योग इस अमावस्या को 134 साल बाद में आया है। गज छाया योग में जो भी कोई मनुष्य अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, उनके प्रति दान पुण्य जो भी करता है वो अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला माना गया है। विशेष करके पुष्कर क्षेत्र में आकर के आज के दिन जो अपने पितरों को तर्पण देगा, जलदान देगा या किसी प्रकार का उनके प्रति दान पुण्य करेगा, उसको अक्षय फल प्राप्त होगा और उसके पितृ सीधे ब्रह्मलोक को गमन कर जाएंगे। भगवान राम ने सतयुग त्रेता युग में उनका अवतरण हुआ था। उस समय प्रथम श्राद्ध गया में किया था राजा दशरथ का, परंतु गया में माता सीता के हाथ से पिंड लगा, राम जी के हाथ से पिंड नहीं लगा। तब अत्रि ऋषि की आज्ञा से भगवान राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने विदिशा नगरी और चरणवती नदी, जिसे वर्तमान में चंबल कहते हैं, इसको पार करके ब्रह्मा जी के चरणों में यहाँ आए। यहाँ आकर के 6 ऋषियों ने उनको पिंडदान कर्म संपन्न कराया। ये लेख आपको पद्म पुराण में सृष्टि खंड में प्राप्त होगा। अजमेर व कोटा के 3 पर्यटक रास्ता भटकने से फंसे पहाड़ी पर पुलिस मित्रों ने किया रेस्क्यू। अरावली पर्वत पर अगस्त मुनि की गुफा के ऊपर करने गए थे पर्यटन, अंधेरा होने से भटककर गहरी खाई में फंसे। तीर्थ नगरी में अरावली पर्वत पर बने अगस्त मुनि की गुफा के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर अंधेरा होने के कारण रास्ता भटककर गहरी खाई में अजमेर और कोटा के 3 पर्यटक फंस गए। मंगलवार देर शाम लगभग 7:30 बजे तीनों युवकों के फंसे होने की सूचना मिलते ही तीर्थ नगरी में आपदा प्रबंधन में दक्ष सभी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता के साथ अंजाम देने वाले पुलिस मित्र टीम को पुष्कर पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों ने संपर्क किया। पहाड़ी की चोटी पर दुर्गम खाई में 3 युवकों के फंसे होने की सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुष्कर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा के कुशल निर्देशन में पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट के रेस्क्यूअर्स राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा,
अजय नाथ, मनीष कुमावत, हीरालाल मीणा, अभिषेक शर्मा, दिनेश चावला, सुनील बोकालिया, मुकेश सेन, युवराज सैनी, राजेंद्र पवार, मदन नायक, हिमांशु मोर समेत वनकर्मी भंवर सिंह बिना समय गंवाए रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए। अगस्त मुनि की पहाड़ी के रास्ते पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के दौरान टीम के जवानों ने उनसे फ़ोन पर संपर्क की कोशिश की, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और मोबाइल सिग्नल नहीं मिलने के कारण रेस्क्यू करने में मुश्किलें और बढ़ गई। टीम के अनुभवी रेस्क्यूअर्स मोबाइल की लाइट को आधार मानकर लगभग 1 घंटे में दुर्गम रास्तों से होते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, लेकिन पर्यटकों की सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया। रात्रि में जोर जोर से आवाज़ लगाकर संपर्क साधने की भी कोशिश की गई। रेस्क्यू टीम को 2 हिस्सों में बांटकर युवकों को खोजने का कार्य आरंभ किया गया। जगह जगह टीम द्वारा रास्ता पहचानने हेतु मार्ग बनाए गए ताकि लौटने के दौरान रास्ता न भटके। करीब आधे घंटे में ही पुलिस मित्र टीम के बचाव दल ने दुर्गम पहाड़ी की खाई में फंसे हुए युवकों को बिना समय गंवाए पहुंचकर सुरक्षित बचा लिया। पहाड़ी की चोटी से आ रही हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवाओं से उनका बुरा हाल था। तीनों युवक बेहद डरे हुए थे, कई घंटों से प्यासे थे, जिन्हें पुलिस मित्र टीम ने पानी पिलाया और विश्वास दिलाया कि जल्द ही उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया जाएगा। तीनों युवकों से पूछताछ के दौरान पता चला कि कोटा और अजमेर के ये युवक मंगलवार सुबह अजमेर से अगस्त मुनि व राजा भरथरी के आश्रम हेतु घूमने के लिए पहाड़ी पर चढ़े थे। जब वे अगस्त मुनि से भरथरी की पहाड़ी वाले रास्ते की ओर निकले तो रास्ता भटक गए। दुर्गम रास्ता, लंबी कांटेदार झाड़ियां, अंधेरा होने के कारण नाग पहाड़ी पर रास्ता ढूंढने के लिए वे आगे आगे निकलते गए और वापसी में रास्ता भटक गए। इन्हें यह भी पता नहीं चला कि इनकी लोकेशन कहाँ है। जंगली जानवरों की आवाज़ें आने के कारण और अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देने की वजह से तीनों युवक बेहद डर गए और खाई में फंस गए। बताया जा रहा है कि पहाड़ी में फंसे युवकों में से एक तरुण का संपर्क अपने घर पर हुआ। इसके बाद ही जिला प्रशासन को भी इस बारे में पता चला। युवकों के परिजन भी इन्हें ढूंढने के लिए पहाड़ी के नीचे तक पहुंच गए, परंतु रास्ता दुर्गम होने और जंगली जानवरों का खतरा होने के कारण वे हिम्मत नहीं जुटा पाए। पुलिस मित्र की रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट में वनकर्मी भंवर सिंह ने 5 घंटे के अथक प्रयासों के बाद तीनों युवकों को रात 1 बजे सुरक्षित पहाड़ी से नीचे उतार लिया। परिजनों ने भी पुलिस मित्र टीम के बचाव दल के रात्रि में किए इतने कठिन रेस्क्यू की खूब तारीफ की और युवकों को सकुशल नीचे लेकर आने पर उनका आभार जताया। Audio Jungle. जी, आज शाम को 8 बजे करीब पुष्कर पुलिस स्टेशन से सूचना प्राप्त हुई थी कि अगस्त मुनि के ऊपर जो राजा भरथरी जी की गुफा है, वहाँ पर अजमेर और कोटा से आए हुए 3 नवयुवक रास्ता भटक कर और कहीं खो गए। तो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस मित्र टीम का सर्च ऑपरेशन चला और करीब 2.5 से 3 घंटे की मशक्क़त करने के बाद में आखिरकार टीम के करीब 20 वॉलंटियर्स जो अभी रात्रि करीब 12:30 से 1 बज रही है, उन लोगों ने ढूंढकर सकुशल इन्हें पहाड़ी से नीचे उतारा है और अब ये अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा आम जनता से भी यही कहना है कि यदि आपको पहाड़ों में घूमने का इतना ही शौक़ है और तो अच्छी बात है, लेकिन आप समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रात्रि के समय में पहाड़ों में खतरा होता है। कई जंगली जानवर हैं, साथ में यहाँ पर कई प्रकार के सांप और सरीसृप प्रजातियाँ भी हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें और सावधानी बनाए रखें। जी, करीब 2.5 से 3 घंटे में ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। उसमें हम लोगों ने इस पहाड़ी की चोटी पर जाकर और वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर लेफ़्ट हैंड पे मतलब साइड में जाकर और इनको रेस्क्यू किया है और उसके बाद लेकर नीचे उतरे। जी, हम लोग लगातार फ़ोन पर इनसे संपर्क बनाए हुए थे और साथ ही मोबाइल पर बात करना और एक दूसरे से मोबाइल की लाइट्स के थ्रू कांटेक्ट में थे और उसी आधार पे सर्चिंग चल रही थी। लेकिन पहाड़ी में खाई होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा और साथ ही साथ टीम के जो 1-2 रेस्क्यूअर्स हैं उन्हें मतलब फिसलने से मामूली सी चोट भी आई है। नहीं, जनता के लिए यही मैसेज है कि कृपया करके रात्रि में पहाड़ों में नहीं आए। ये पहाड़ों में घूमने के लिए दिन का टाइम उपयुक्त है। शाम को 4 बजे के बाद में आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग न करें तो अच्छा है। 4 बजे ऊपर गए थे अगस्त मुनि, उससे थोड़ा सा आगे हम थोड़ा आगे चल रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। तो एक हम ऐसी चट्टान पहुंच गए जो आसपास चारों तरफ खाई थी। फिर हमने ऑनलाइन नंबर देखकर हमने पुलिस मित्र से कांटेक्ट किया
तो पुलिस मित्र ने और वन विभाग की टीम ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जितना मिनिमम टाइम होता है उसी टाइम में हमें 2.5-3 घंटे उन्होंने ट्राई करके हम अप्रोच किया और हमें रेस्क्यू किया सेफली। उसके लिए हमें थैंक यू कहते हैं। सर हम अगस्त मुनि गए थे, वहाँ से हम रास्ता भटक गए थे, तो हम काफ़ी ऊपर रास्ते की तरफ चले गए थे। फिर रेस्क्यू टीम ने आके हमारे को सेव किया ठेठ ऊपर आकर, और उन्हीं की वजह से हम नीचे आ पाए। हम करीब 5-6 घंटे फंसे रहे, रेस्क्यू टीम ने आके बचाया जी। तो हम अगस्त मुनि से ऊपर पहुंच गए थे, हम भरतरी जा रहे थे लेकिन हम रास्ता भटक गए थे, तो हमने करीब 5 से 6 घंटे उधर चट्टान पे बिताया। फिर हमने पुलिस रेस्क्यू टीम को हमने फ़ोन किया, फिर वो हमको तुरंत ढूंढते हुए आ गए। मतलब करीब 4-5 घंटे तक वो हमको ढूंढते रहे। उसके बाद फाइनली अब हमको नीचे उतार के लाए सुरक्षित। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। जिला परिषद में हुई जन सुनवाई, जिला प्रमुख ने सुनी परिवेदनाएं। जन सुनवाई में आए 25 मामलों में कार्रवाई के दिए निर्देश, पहुंचाई आम जन को राहत। प्रत्येक बुधवार को जिला परिषद में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। जन सुनवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का निस्तारण कर ग्रामवासियों को राहत प्रदान करना है। जन सुनवाई में जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करती हैं, चाहे नाली की समस्या हो या सड़कों की या फिर स्कूल की चारदीवारी का मामला हो या फिर किसी अन्य तरह की समस्या। कई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को तत्काल आदेश दिए जाते हैं ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना झेलनी पड़े। बुधवार को हुई जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोहागढ़ क्षेत्र के राजपूत समाज की महिलाओं ने क्षेत्र में सड़क और नालियों की समस्या से अवगत कराकर राहत प्रदान करने की मांग की। जन सुनवाई के दौरान जिला परिषद के अधीन आने वाले 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रमुख ने सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों को दिए गए कार्यों की प्रगति और किए गए कार्यों का फीडबैक लिया। जिला प्रमुख ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ईमानदारी के साथ कार्य करें और आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करें। आज की जन सुनवाई में 25 प्रकरण जिला प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जन सुनवाई में श्रीमती अंजना शुभम जिला शिक्षा अधिकारी, डॉक्टर मोहित देवल प्रभारी चिकित्सा विभाग, श्रीमती आरती यादव अतिरिक्त निदेशक कृषि, कबीर अख्तर अधिशासी अभियंता नरेगा जिला परिषद, हरीश वरंजानी अधिशासी अभियंता निर्माण जिला, श्रीमती मंजू शिवनानी सांख्यिकी निरीक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम जिला परिषद में हर हफ्ते की बुधवार को जन सुनवाई रखते हैं। इसमें 5 विभाग के अधिकारी बैठते हैं, इसमें सीओ साहब बैठते हैं, एसीओ साहब बैठते हैं। इसमें हर जनता की, अजमेर ज़िले की जो जनता है उनकी समस्या आती है। किसी के रोड की समस्या आती है, किसी की नाली की आती है, किसी की सामुदायिक भवन की आती है, किसी की चारागाह की आती है, मतलब किसी की स्कूल की चारदीवारी की समस्या आती है। कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का जो हमारे लेवल की जो समस्या होती है उस समस्या का हम तुरंत समाधान करते हैं। जो हमारी लेवल की समस्या नहीं होती हम सरकार को लिखते हैं। हम चाहते हैं, हमारा ध्येय ये है कि हम ईमानदारी से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्या का समाधान करें। आज कितने जन समस्या में आज कम से कम 20-25 एप्लीकेशंस आई है। इसके अलावा हमारे राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं, कम से कम 100-150 महिलाएं आई हैं लोहागढ़ से। उनके नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, तो उन्हें मैंने यही उनको कहा है कि हम जल्दी से आप नाली और रोड बनवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कैडेट कोर में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दयानंद महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी सम्मानित। उप निदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर ने दिया स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र। एनसीसी निदेशालय राजस्थान ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में आयोजित विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले एनसीसी अधिकारियों को सम्मानित किया। दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय के 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट व 2 राजस्थान नेवल एनसीसी यूनिट के एनसीसी अधिकारियों को उप निदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान द्वारा मंगलवार को उदयपुर में आयोजित महाराणा कुंभा सभागार में सम्मानित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी सब लेफ्टिनेंट डॉक्टर महावीर प्रसाद और लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार को राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा संचालित एनसीसी यूनिट के अधिकारियों का सम्मान राज्य स्तर पर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि सम्मान समारोह में उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल विनोद कुमार बांगरवा,
11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल बीपी फर्नांडिस सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आज दयानंद कॉलेज अजमेर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे 2 एनसीसी अधिकारी डॉक्टर संत कुमार और डॉक्टर महावीर प्रसाद को राज्य स्तर में आयोजित एनसीसी के कार्यक्रम में डायरेक्टरेट द्वारा सम्मानित किया गया है। और उनको सम्मानित इसलिए किया गया है कि उन्होंने एनसीसी गतिविधियां जो चलाई हैं अपने कॉलेज में, और उसके अतिरिक्त जो सामाजिक सरोकार के भी कार्यक्रम कोविड पीरियड के दौरान किए हैं, जैसे लोगों में मास्क बांटना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, और सैनिटाइजर के उपयोग के लिए हमारे कई अभियान चले यहाँ पर कॉलेज स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। इन सभी गतिविधियों को इन 2 अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया है और हमारे एनसीसी के बच्चे भी उसमें शामिल रहे हैं। और उसी को लेकर हमारा एक जो कैडेट है आर्यन जोशी, उसको भी राज्य स्तर का सम्मान मिला है। इस अवसर पर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और दोनों एनसीसी अधिकारियों को और जो आर्यन जोशी है उसको बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा एनसीसी का के माध्यम से डीएवी कॉलेज, दयानंद कॉलेज का नाम और आगे रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान डायरेक्टरेट के तत्वावधान में मंगलवार को कुंभा सभागार में, उदयपुर स्थित कुंभा सभागार में हमें स्टेट लेवल का यह सम्मान मिला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर और दयानंद महाविद्यालय ने हमें ये मौका दिया कि हम देश के बच्चों के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ें और राष्ट्र के विभिन्न गतिविधियों में बच्चों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर देश और समाज के लिए कार्य करने हेतु तैयार करें। हमारे इन सेवा कार्यों को देखते हुए हमें उपनिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान निदेशालय के एयर कोमोडोर LK जैन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल VK बांगरवा, 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल BP फर्नांडिस उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने हमें इन सेवाओं के लिए हार्दिक बधाई दी। एनसीसी में उत्कृष्ट कार्य के लिए DDG डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी विभाग ने मुझे ये सम्मान दिया है उत्कृष्ट कार्यों के लिए। हमने कोरोना काल में भी हमारे कैडेट ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वितरण और एनसीसी की कई अन्य गतिविधियों में हमारे कैडेट्स ने और हमने पूरे तरीके से पूरा समय दिया, पूरा कार्य किया, लोगों को जागरूक किया है। इस महामारी से रोकथाम के उपायों के बारे में हमने लोगों को जागरूक किया, समाज को जागरूक किया। विधायक वासुदेव देवनानी ने रीट परीक्षा पर फिर उठाए सवाल, कांग्रेस की मिलीभगत का लगाया आरोप। पेपर लीक प्रकरण में मुख्य मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा के बोर्ड अध्यक्ष से तार जुड़े होने का जताया अंदेशा। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अपने निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर फिर से रीट परीक्षा पर सवाल खड़े करते हुए मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि रीट परीक्षा कराने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। रीट पेपर ले जाने वाले कंटेनर को एस्कॉर्ट नहीं दी गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। दुर्घटना होने वाले कंटेनर में ड्राइवर की मौत होने के बाद उसके सारे पेपर पुलिस वैन में ले जाना और पेपर लीक प्रकरण में कांस्टेबल्स का पकड़े जाना सीधे सवाल खड़े करता है। वहीं उन्होंने इस कांड के मुख्य सरगना बत्तीलाल मीणा को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर विधायक द्वारा एक स्कूल में उसका मनोनयन साबित करता है कि इस कांड के तार कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी मांग है कि कांग्रेसी व उनके रिश्तेदारों के कोचिंग सेंटर्स की तत्काल जांच कराई जाए और डॉक्टर जारोली के तार बत्तीलाल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराकर जारोली को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कराने में सरकार पूर्णतया विफल साबित हुई है, जबकि एक दिन पहले सरकार को एक जानकारी थी कि हमारे 5 जो गिरोह हैं उनके 30 लोगों ने
दावा किया था कि हम परीक्षा प्रश्न पत्र 1 घंटा पहले मैदान में ले आएंगे, मार्केट में लेके आएंगे, फिर भी सरकार नहीं संभली और अगले दिन 8:30 बजे पेपर और आंसर की बाहर पकड़ी गई, जबकि उसके लिए कांस्टेबल को सवाई माधोपुर से और वहाँ अपने बुलाया गया था गंगापुर सिटी, तो उसमें भी आने में 1-1.5 घंटा लगता है। इसका मतलब ये पेपर 3 घंटे पहले बाहर आ गया और 3 घंटे के दौरान पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा। ये पेपर ये निश्चित रूप से आउट हुआ है, इसको सभी लोग स्वीकार करने लगे। दूसरा, सरकार की असफलता, जो पेपर लेकर के कंटेनर जा रहा था उसे किसी प्रकार का एस्कॉर्ट का न होना संशय पैदा करता है। तीसरा, पेपर कंटेनर उल्टा हो जाता है, ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पेपर्स को अगेन पुलिस की गाड़ी में रख करके ले जाया जाता है और जो पकड़े गए वो भी कांस्टेबल ही अधिकतर पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं इसके तार भी जुड़े हुए मिलते हैं। चौथा, यह जो बत्तीलाल मीणा जो सरगना के रूप में जाना जा रहा है, जो सामने नाम आया है, वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश कार्यालय में सदैव उपलब्ध रहता है। और दूसरा, सवाई माधोपुर जिले के कांग्रेस के विधायक द्वारा एक स्कूल में उसका मनोनयन करना साबित करता है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट का संदेह पैदा करता है। इसलिए मेरी मांग है कि कांग्रेसी और इनके रिलेटिव्स के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी पूरी तरह जांच कराई जाए और साथ में इस बत्तीलाल मीणा को तुरंत गिरफ्तार करें। अब तक गिरफ्तारी न होना भी कहीं न कहीं सरकार के दबाव की ओर इंगित करती, अंगुली उठाती है। और चूँकि बोर्ड का चेयरमैन जो अपने आप को कल परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रूप में उसने प्रदर्शित किया है, तो लगता है उस बत्तीलाल मीणा के तार भी कहीं न कहीं जारौली के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसलिए तुरंत जारौली को बर्खास्त किया जाए और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com, सच के साथ।